नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारा चैनल लेकर आया है आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर। हम तैयारी करवा रहे हैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी से है और यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है हमारे चैनल के द्वारा चलाई जा रही है। इसके पहले की 3 क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। बहुत ही कारगर साबित होगी आपकी हर परीक्षा के लिए। जिसमें भी हिंदी आता है उन सभी के लिए आपकी ये जो क्लासेस हैं ये सारी बहुत ही रामबाण साबित क्लासेस होंगी आपके लिए। तो आप इन सभी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखते रहिए, क्वेश्चन को याद करते जाइए। आपको जो भी डाउट्स रह जाते हैं आप उन्हें कंफर्म करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। करंट अफेयर की क्लासेस हैं, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी कंपटीशन में आप कहते हैं उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और आज की जो प्रैक्टिस सेट है ये है हिंदी से नेट, JRF, TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB, KVS, NBS, CIC, प्रवक्ता आदि की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्नों की यह श्रृंखला आज चौथी क्लास है। आप देखिए कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है क्लास। आपको ये प्रश्नों का लेवल देख के पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत की जा रही है हमारे चैनल के द्वारा आपके लिए। हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हर क्लास को ज्वाइन करके उसका लाभ ले सकें। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हुए पहले प्रश्न पर पहुँचते हैं। पहला प्रश्न है, कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला की कथा की रचना किसने की थी? जी हाँ मित्रों, तो उसके लेखक हैं उद्योतन सूर्य जी। शमशेर कवियों का कवि है, यह कथन किसका है? आपने इस प्रश्न को एक अलग रूप में भी सुना होगा कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है शमशेर को। और किसने कहा था? तो अज्ञेय ने कहा था। और भयानक कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को कहा जाता है। किसको? मुक्तिबोध। यह उपाधि उन्हें कब मिली थी? चांद का मुंह टेढ़ा है उनकी एक रचना है, उसको लिखने के बाद ही उन्हें यह उपाधि मिली थी भयानक कवियों का कवि। ठीक है, तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर को कहा जाता है। और यह कहा किसने था? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था मित्रों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? जी हाँ मित्रों, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? तो यह दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक और विचारक रहे हैं। हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है इनका। इन्होंने अपनी कृति से हमारे साहित्य को जो है विस्तृत बनाया हुआ है, समृद्ध बनाया हुआ है। हम इनके बारे में भी पढ़ते रहेंगे। अब हम देखेंगे आगे का जो प्रश्न है वो है, हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। ये समस्या नाटक के जन्मदाता कहे जाते हैं। समस्या नाटक से क्या तात्पर्य है? समस्या नाटक का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी विशेष प्रकार की समस्या जो कि सामाजिक मुद्दे हैं, समाज में नजर आती है, उस समस्या को उठाया जाता है। उसी प्रकार के नाटकों को कहा जाता है समस्या नाटक। और उसके जन्मदाता यानी उसके जनक अगर आप माने तो किसे मान सकते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। हिंदी नवरत्न की रचना किस सन में की गई थी? जी हाँ मित्रों, हिंदी नवरत्न की रचना की गई थी 1910 में। और किसके द्वारा की गई थी? मिश्र बंधुओं के द्वारा की गई थी। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल थे? तो उसमें 3 लोग थे, तीनों भाई थे। ये सगे भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी। गणेश, श्याम, शुकदेव बिहारी, इन तीनों का जो मिला हुआ रूप था, वह मिला जुला रूप जो था वह मिश्र बंधु कहलाता था। ये तीनों लोग सामूहिक रूप से रचनाएं किया करते थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा है जो कि हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। और हिंदी नवरत्न में इन्होंने क्या किया है? 10 कवियों का
वर्णन किया है। हालांकि 9 का नाम दिया गया है मुख्य रूप से। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नवरत्न में कौन कौन से कवि शामिल हैं या फिर कौन कौन से कवि शामिल नहीं हैं। इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हुई उससे मैंने आपको 9 कवियों के नाम बता दिए हैं, वे कौन कौन से हैं, तो आप जा करके उसे पढ़ लीजिए। हिंदी नवरत्न की रचना किस सन में की गई थी, तो 1910 में की गई थी और मिश्र बंधु के द्वारा। ये वही मिश्र बंधु है जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे के प्रश्न। हिंदी ये प्रश्न 2 बार होगा, कोई बात नहीं। मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है, तो यह है डॉक्टर विवेकी राय। डॉक्टर विवेकी राय की एक रचना और है उठ जाग मुसाफिर, जो कि नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई के नाम से है, उठ जाग मुसाफिर के नाम से है। तो मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक जो है वो डॉक्टर विवेकी राय जी हैं। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हिंदी को भद्दी बोली कौन कहता था। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बुरी लगने वाली ये बात है कि हिंदी जो कि हमारी भाषा है, फिलहाल हम लोग की तो मातृभाषा है, और इसे राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बना पाए हैं। यह विडंबना ही है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है, जबकि हिंदी को उस पद पर आसीन होना चाहिए था, किंतु आज भी यह राजभाषा के रूप में ही है। ऊपर से जो गारसद तासी महोदय थे, ये जो है हिंदी को भद्दी बोली कहते थे। क्यों? क्योंकि ये उर्दू के समर्थक थे, इन्हें उर्दू ज़्यादा प्रिय थी, और ये वही हैं जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दहला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और किसके द्वारा लिखा गया, तो गारसद तासी के द्वारा लिखा गया। ये वही गारसद तासी हैं जो कि हिंदी को भद्दी बोली स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो थे वो फिलहाल तो ये अंग्रेज थे, किंतु ये उर्दू के कट्टर समर्थक थे। हिंदी इन्हें प्रिय नहीं था, इसलिए ये हिंदी को एक भद्दी बोली के नाम से संबोधित किया करते थे। सुंदर दास का जन्म कब हुआ था? जी हाँ मित्रों, सुंदर दास का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। यानी जो संत रैदास जी थे वे मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई आप जानते हैं ये कृष्ण की उपासिका थी, कृष्ण से इन्हें प्रेम था, और इन्होंने बचपन से ही कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की भक्ति में ये रत रहा करती थी। इनका विवाह होता है, विवाह पश्चात जो है इनके ससुराल वाले जो है अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक इनके पति रहते हैं तब तक ये महल में रह पाती हैं, फिर इनके पति का भी देहांत हो जाता है तो इन्हें इनके घरवाले जो है वो अपने घर से भी निकाल देते हैं। फिर ये मंदिर में जाती हैं, वृंदावन के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, कहीं कहीं मंदिर में जा करके ये अपना जीवन यापन करती रहती थी। तो मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त थी, बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थी, और इनके गुरु का नाम था संत रैदास जी। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी कृति है? आत्महत्या के विरुद्ध जो कृति है वह रघुवीर सहाय जी की है। लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जी हाँ मित्रों, शिवदान सिंह चौहान है इसके लेखक, और यह पहला रिपोर्टाज कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। यानी यह हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, और इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान जी। नाट्य चंद्रिका किसकी रचना है? तो यह रचना है रूप गोस्वामी जी की। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शोध प्रबंध लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं। जी हाँ मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शोध प्रबंध लिखने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो वेद प्रताप वैदिक जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रताप वैदिक, आप इसे थोड़ा सा मैच कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको लगेगा कि हिंदी इतर है, लेकिन नहीं, हिंदी से इतर नहीं है, ये हिंदी का ही प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शोध प्रबंध लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वेद प्रताप वैदिक। आप जब जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, रिसर्च करेंगे, तो किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, फिर आप लिखेंगे, तो वो समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उन्होंने सबसे पहले लेखन का प्रयास किया था, कार्य किया था वेद प्रताप वैदिक जी ने। गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? जी हाँ मित्रों, गंगा भक्ति तरंगिणी ग्रंथ जो है वो गणपति ठाकुर जी का है। गंगा गणपति, ऐसे मैच कर लीजिए, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। घनानंद के प्रिय प्रतीक कौन कौन से हैं? घनानंद के प्रिय प्रतीक का तात्पर्य होता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रतीक को आधार ज़्यादा बनाया है और उसके आधार पर अपनी रचनाएं की हैं। तो बादल और चातक, चातक पक्षी जो होता है वह प्यासा होता है और वह पानी की
उसी बूंद मतलब एक विशेष नक्षत्र के पानी की बूंद को पीता है और ऐसी बूंद को कि वो अपना सिर ऊपर करके रखेगा मुंह खोल के, जो बूंद डायरेक्ट उसके मुंह में गिरेगी वह उसी जल को ग्रहण करता है। इसलिए चातक प्यासा ही रह जाता है। अगर उस नक्षत्र में बारिश नहीं होती है तो वह प्यासा ही रह जाता है। इसलिए ये जो है चातक पक्षी की विशेषता है। और घनानंद की जो के प्रिय प्रतीक जो है वो बादल और चातक हैं, यानी प्रेमी और प्रेमिका को उन्होंने बादल और चातक के रूप में दर्शाया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ढांचा कहाँ से लिया है? जायसी के महाकाव्य पद्मावत से। यानी जायसी ने जो महाकाव्य लिखा है पद्मावत, उन्होंने भी उसे अवधी भाषा में लिखा है, कड़वकबद्ध शैली में लिखा है। तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है और यह ढांचा उन्होंने जायसी की पद्मावत से ही स्वीकार किया है। पद्मावत में आप जानते ही हैं कि किसका वर्णन किया गया है। राजा रत्नसेन थी, उनकी रानी नागमती थी और वो किसको प्राप्त करने के लिए, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सुआ एक जो तोता था वो गुरु के प्रतीक के रूप में आता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने पद्मावत की कहानी जो है वो पढ़ी होगी। ये 12th के सिलेबस में थी। पहले तो चढ़ा आसान घना घन गाजा, वो जो नागमती वियोग में रहती हैं और रोती रहती हैं। तो फिलहाल ये वही जायसी जी हैं जिन्होंने लिखा है महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि उनकी रचनाएं हैं। विनय पत्रिका की टीका नामक समीक्षात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? जी हाँ मित्रों, इसे लिखा है श्री वियोगी हरि जी ने। तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं, किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। यानी रूपक अलंकार का जैसा प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है वैसा अन्यत्र कवि की रचनाओं में दुर्लभ मिलता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था कि तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी ने किस भाषा में इतिहास लिखा था? जी हाँ मित्रों, इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में। अभी मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का जो इतिहास था सर्वप्रथम लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। उसे एक अंग्रेज ने लिखा था और वो थे गारसा दत्तासी। इस्तवार दलाल इतरेतर हिंदुस्तानी। कुछ लोगों के लिए तो ये नाम करना है, याद करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप तो इस प्रकार के नामों से परिचित होंगे और आप उसे रट भी चुके होंगे। आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है। जी हाँ मित्रों, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वीकार किया है। आप जानते हैं राहुल सांकृत्यायन ने कवि पुण्य महोदय को स्वीकार किया है। इसी प्रकार से अलग अलग जो कवि हैं उन्होंने अपने अपने मतानुसार अलग अलग कवियों को जो है प्रथम कवि स्वीकार किया है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो स्वयंभू ही है। तो आप भी स्वयंभू को याद करके रखेंगे। हम देखेंगे काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया। जी हाँ मित्रों, ऐसा किया था ग्रयर्सन ने। ग्रयर्सन ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में और ये छत्तीसगढ़ के कलेक्टर थे। तो इन्हें हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त थी और उसी वजह से इन्होंने लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान करके ऐसे कुछ नाम है उसका। तो ग्रयर्सन महोदय ने नामकरण करने का पहला प्रयास किया था। सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है सरहपा को। शुक्ल जी ने मीरा के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? जी हाँ, मीरा यानी मीराबाई के ग्रंथों की संख्या शुक्ल जी अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 मानी है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना है कितनी नावों में कितनी बार, और 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। छायावाद के आधार स्तंभ एक पुस्तक है और उस पुस्तक को किसने लिखा है? तो लिखा है गंगा प्रसाद पांडे ने। जी हाँ मित्रों, छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडे। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का क्या नाम है? इनका नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश, पहले जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि मोहन अलग हैं और राकेश अलग हैं, और संजोग से हमारे गांव में 2 लोग ऐसे व्यक्ति भी हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम राकेश। बहुत ज़्यादा उम्र है, मेरे पापा की उम्र के हैं वो लोग। तो जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते थे तो 10वीं 12वीं में थे तो हमको लगता था कि ये 2 लोग हैं, मोहन और राकेश जो हैं वो अलग अलग लोग हैं। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों नाम जो है एक ही व्यक्ति के हैं, एक ही व्यक्ति है मोहन राकेश। तो आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत जो है इनका है। शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार कौन थे? जी हाँ मित्र, प्रताप नारायण मिश्र जो है वो शरीर के अंगों पर आधारित हर अंग पर उन्होंने निबंध लिखा है। कान, नाक, आँख,
मुँह इस प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। यह कथन है, ध्यान से पढ़ेंगे हम। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? यह कथन है संपूर्णानंद का, डॉक्टर संपूर्णानंद। वही संपूर्णानंद जिनके नाम पर आपने देखा होगा विश्वविद्यालय खुले, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का नाम अवश्य सुना होगा आपने। आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण। मैला आंचल के मुख्य पात्र का क्या नाम है? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी नाम है मैला आंचल के मुख्य पात्र का। ये डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जो हुआ करते थे, ये मेरीगंज नामक गांव में किसी शोध करने आते थे। ये रिसर्चर थे, तो वहाँ पर शोध करने आए थे डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। मैला आंचल लिखा किसने है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है मैला आंचल। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जी हाँ मित्रों, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ये आप जीके का भी क्वेश्चन है आपके, और चूंकि हिंदी का भी क्वेश्चन है तो आप इसे जरूर याद रखें। कलाधार उपनाम से कौन सा कवि कविता लिखता था? कलाधार उपनाम से कविता लिखते थे आपके जयशंकर प्रसाद जी, जो कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने लिखा है। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंद्र युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। जालपा और रतन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? जी हाँ मित्रों, यह जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास है, उसके पात्र हैं। इसमें जो जालपा थी वो रमानाथ की पत्नी थी, और रतन जो थी वो उनकी मित्र थी। आप देखते हैं किस प्रकार से स्त्री की आभूषण प्रियता के ऊपर यह उपन्यास जो है वो पूरा आधारित है। और अंत में किस तरह से वो जो जालपा सूर्यमंजित, उसे आभूषण इतने पसंद थे, अपने पति के लिए वो कितना कुछ त्याग देती थी, खुद को कुर्बान करना चाहती है। आप देखेंगे कि उसके प्रेम की अंततः जीत होती है। ये गबन जो है बहुत ही अच्छा उपन्यास है। वैसे फिलहाल मुंशी प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास हैं वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अधिकतर ये क्या बीए के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। जब मैंने बीए किया था तो अवध यूनिवर्सिटी से बीए किया था, और उस वक्त ये हमारे सिलेबस में भी था, तो हमने इसे पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। बहुत अच्छा उपन्यास है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसे। चलिए हम आगे देखते हैं। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण काव्य है। हाहाकार किसकी कविता है? हाहाकार है रामधारी सिंह दिनकर का, जिन्होंने लिखा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली जो है वो बिहार की भाषा है। मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी बोली के अंतर्गत ये तीनों भाषाएं शामिल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? जी हाँ मित्रों, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति जी। विद्यापति का क्या कहना, आप जानते ही हैं कि वो कृष्ण प्रेमी कहे जाते हैं, कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी तो इस प्रकार के पदों को, यानी विद्यापति के पदों को सुन करके कई दिनों तक मूर्छित पड़ा रहा करते थे। ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था एक। और हमारे जो एमए जिस वक्त मैंने किया था तो एक उपाध्याय सर जी थे, उन्होंने हमको ये बताया था। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी कभी कि अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन फिर किसी ने देखा तो है नहीं, कहीं ना कहीं किताब में तो हर व्यक्ति पढ़कर बताता ही है। तो वो बताते थे कि विद्यापति की पदावलियों को सुनकर गा कर चैतन्य महाप्रभु जो थे वो मूर्छित हो जाया करते थे। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन दिया था। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? तो है कौन? धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल। इनकी एक बड़ी पंक्ति मशहूर है, जो मेरे सामने हर व्यक्ति एक जोड़ी जूता है, यह इनकी पंक्ति है। और एक पंक्ति और है इनकी जो कि बहुत प्रसिद्ध है। एक रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खेलता है, इस प्रकार से है। तीसरा व्यक्ति ना बेलता है ना खेलता, बेलता है ना करता है, कुछ ऐसे बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि मेरे देश की संसद मौन है, पूछता हूँ तीसरा कौन है। इस प्रकार की कविताएं हैं कि मोचीराम पटकथा, ये धूमिल जी की संसद से सड़क तक इनकी प्रसिद्ध रचना है। माफ़ी चाहूँगी मैं थोड़ा सा वो लाइनें भूल गई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद कीजिएगा उसे। आगे की जो प्रैक्टिस सेट आएंगी हम उन पर जरूर शामिल करेंगे उनको। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दक्षिण भारत से शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, है ना, ये पंक्ति आपने सुनी होगी। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय यानी कि सच
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और कुशीनगर में। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। आप भली भांति परिचित है इस नाम से, आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केशव दास को। क्यों कहा जाता है और किसने कहा है? तो इन्हें कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस के प्रतिद्वंद्विता में रामचंद्रिका नामक रचना 24 घंटे के अंदर लिख दी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा जिस प्रकार से प्रेत कोई कार्य करता है, प्रेतों की भांति जुट गए और रात भर में पूरा लिख डाला महाकाव्य, तो इसीलिए उन्होंने उनको उपमा दे डाली कठिन काव्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या थी, क्योंकि आप अधिकतर लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी अवधि का भी थे, तो उन्होंने केवल अवधि में ही लेखन कार्य किया है। जी नहीं मित्रों, उन्होंने ब्रज भाषा में भी लेखन कार्य किया है। तो इसी चक्कर में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। आप याद करके रखिए, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत शामिल हैं। यशोधरा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? मैथिली सरफ गुप्त जी। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपने पथ की बाधा ही पाते। इसी पंक्तियाँ जो है इसमें प्रसिद्ध हैं। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया था? विशाल देव रासो ने किया है। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस बात का जिक्र किया है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? जी हाँ मित्रों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो है वो स्वयंभू हैं। मित्रों, यह रहे आज के 50 प्रश्न हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसे अवश्य याद कर लीजिए और लगातार आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास में बने रहिए, अपने फॉर्म को भर दीजिए। आने वाली वैकेंसी आपके लिए क्या है? अल्टीग्रेड है, उसके बाद आएगी आपकी अल्टीग्रेड आएगी, फिर आएगी जीआईसी प्रवक्ता की। लगातार यदि आपने बीएड किया है तो आपको कतई हताश नहीं होना, क्योंकि मैंने देखा है इन दोनों बीएड वाले कुछ बेचारे ज़्यादा ही परेशान, लेकिन नहीं, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप तो हमेशा से ही उच्च शिक्षा के लिए रहे हैं। तो आप इस चिंता में क्यों है कि प्राथमिक से बाहर हो जा रहे हैं? बीएड वाले हो जा रहे हैं तो होने दीजिए। जो बीटीसी किए हैं वो उनके लिए एबल है, उनको कर लेने दीजिए। और आपके लिए तो बहुत सारे स्कोप जो है वो खुले हुए हैं, आप उसमें सक्सेस होते थे, उसमें शामिल हो सकते हैं। समझ लीजिए आप 6ठी से लेकर के आप डिग्री कॉलेज तक के लेक्चरार, प्रोफेसर सब कुछ बन सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, मेहनत करना। जितनी मेहनत आपको सुपर टेट यानी प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बनने के लिए करनी है, उतनी ही मेहनत आपको इसमें भी करनी है। तो मेहनत तो हर परीक्षा के लिए करनी हो, तो घबराना किस बात की। और हम लोगों ने तो ये ठान ही लिया है कि एक नौकरी लेकर रहेंगे। तो अब की बार एक सीट हमार, इसी संकल्प के साथ मिलती हूँ अगले क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।